नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। गठबंधन की मजबूरी के चलते वाजपेयी सरकार अनुच्छेद 370 के जिस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दी थी, उसे मोदी सरकार ने एक्शन में आने के पहले ही दिन बाहर निकालकर बवाल मचा दिया है। क्या संघ के एजेंडे पर सरकार चलाने की शुरुआत है? आज बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। पीएम मोदी की मंत्रियों की नसीहत, रिश्तेदारों को पीए या सेक्रेटरी न बनाएं, घर और दफ्तर की सजावट में फिजूल खर्ची से बचें। पीएमओ अधिकारियों को जनता की शिकायतें सुनने का निर्देश। स्मृति ईरानी की शिक्षा पर सवाल उठाकर फंसी कांग्रेस, उमा भारती ने पूछा सोनिया गांधी कितनी पढ़ी लिखी। कांग्रेस में अलग अलग सुर, मनीष तिवारी बोले आरोपों का होना चाहिए मजबूत आधार। आर्टिकल 370 पर संघ का ग्रीन सिग्नल, मोहन भागवत ने कहा किसी के दबाव में न आए सरकार, देश में हो चर्चा। वहीं आजम का विवादित बयान, कश्मीर को बताया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। लेकिन जब हम चश्मा लगाकर देखेंगे तो सिर्फ हमें कश्मीर नजर आएगा। कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मोदी नवाज की मुलाकात को पाकिस्तान ने बताया उम्मीद से बेहतर, लेकिन सुषमा की दो टूक, कहा आतंक बंद होने पर ही सफल होगी बात, बम धमाके से दब जाती है आवाज। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज, राजनाथ ने की संघ प्रमुख से मुलाकात, सूत्रों से खबर जेपी नड्डा और ओम माथुर रेस में। और 1.5 साल बाद गौतम गंभीर की टीम इंडिया में वापसी, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल। बांग्लादेश दौरे पर धोनी, कोहली को आराम, रैना होंगे कप्तान। जम्मू कश्मीर बीजेपी और दौरे पर धोनी, कोहली को आराम, रैना होंगे कप्तान। जम्मू कश्मीर बीजेपी और संघ के लिए भावनात्मक कमजोरी रहा है। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने के खिलाफ जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी आंदोलन करती रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुद्दा उछाला और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे का जिक्र था। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में है और सत्ता संभालते ही बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने की पहल करके बवाल मचा दिया है। उमर अब्दुल्ला समेत कश्मीर के तमाम नेता आग बबूला हैं और जवाब में संघ नेताओं ने तीखे तेवर अपना लिए हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? क्या संघ के एजेंडे पर ही चलने वाली है मोदी सरकार? अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। नरेंद्र मोदी के दफ्तर में राज्य मंत्री बनते ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, उसकी गूंज जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में सुनाई देने लगी है। जितेंद्र सिंह ने साफ साफ कहा है कि अनुच्छेद 370 की व्यवस्था को कायम रखना सही नहीं और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 पर बहस चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस पर चर्चा तो कर लीजिए। यदि आप चर्चा भी ना करेंगे और इसको एक मनोवैज्ञानिक हुआ बना करके रखेंगे तो नवयुवक के मस्तिष्क में, उसके मानसिकता पर ये लगता है कि नामालूम इससे क्या हो जाएगा। कश्मीर को विशेषाधिकार और विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना बीजेपी और संघ का पुराना एजेंडा रहा है। गठबंधन की मजबूरियों के चलते वाजपेयी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिसे पूर्ण बहुमत मिलते ही मोदी सरकार ने बाहर निकाला और विवादों का पिटारा खोल दिया। इस मसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट बेहद गंभीर और धमकी भरा है। अच्छा, तो पीएमओ में नए राज्य मंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया और इस पर चर्चा शुरू हो गई है। वाकई क्या तेज शुरुआत है। मेरे शब्द याद रखिएगा कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो या तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा या फिर अनुच्छेद 370 कायम रहेगा। अनुच्छेद 370 बाकी भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला कानूनी रास्ता है। इसे हटाने की बात करना गैर जिम्मेदाराना है।
दूसरी पार्टियों ने भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार को आगाह किया कि मसला संवेदनशील है, लिहाजा इस पर जल्दबाजी में बयान देना या कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा। भारत के संविधान को परिवर्तन करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और इस निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही विचार विमर्श हो सकता है। पीएमओ में जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है और ये आग से खेलने का काम है। 370 को खत्म करने की बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमने तो हर समय कहा धारा 370 के आधार पर ही जम्मू कश्मीर जुड़ी है हिंदुस्तान के साथ, और वो जो धारा 370 को लागू करने में जो खामियां रही है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये तनाव की परिस्थिति अभी भी जिंदा है जम्मू एंड कश्मीर में। ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और इस तरह से कैजुअल वे में बात करना उसके बारे में ये उचित नहीं है और ये सरकार को समझना चाहिए इस बात को। इतना जल्दबाजी में कोई बात कह देना और जिससे गलत संदेश जाए ये उचित नहीं है। बढ़ते विरोध के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सफाई दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कोई बयान नहीं दिया था। हालांकि उनके बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोहन भागवत से मुलाकात करके साफ संकेत दे दिया कि बीजेपी अनुच्छेद 370 खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा कि अनुच्छेद 370 पर बहस करानी चाहिए, लेकिन इस काम में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रवक्ता राम माधव ने भी उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के जवाब में तल्खी भरा ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या उमर सोच रहे हैं कि ये उनकी पुश्तैनी रियासत है? अनुच्छेद 370 रहे या ना रहे, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। इस प्रकार की बात कहना एकदम गलत है और वो बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। 370 धारा जो है वो भारत के संविधान का हिस्सा है, वो टेम्पररी प्रावधान है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सत्ता में आते ही बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के मामले को हवा क्यों दी? इस मसले पर संघ के नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ी या फिर संघ इसके जरिए ये संदेश देना चाहता है कि मोदी सरकार संघ के एजेंडे पर ही चलेगी? दिल्ली में राकेश सिंह और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर नलिन कोहली जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं, एडिटर दोपहर का सामना, हमारे साथ प्रभु चावला जी जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, हमारे साथ राजीव थुली जुड़े हुए हैं, प्रांत प्रचार प्रमुख आरएसएस, हमारे साथ मुजफ्फर बेग जुड़े हुए हैं, एक्स डिप्टी सीएम जेएंड के सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी के। मुजफ्फर बेग साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या धारा 370 के आधार पर ही जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर भारत से? देखिए, सबसे पहले मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये जो आर्टिकल 370 है इसके बारे में बातचीत करते वक्त ना हमें कोई गुस्सा होना चाहिए, ना परेशानी होनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि जिस वक्त हमारे नए प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी पहल की थी, तो एक जूनियर मिनिस्टर ने, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि कुछ और लोगों को मौका मिला कि वो इस पर एक बवाल खड़ा करें। आपने खुद सुना, आज आरएसएस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये वक्त ऐसा नहीं है जब हम बवाल किस्म के मसले उठाएं, ये वक्त पहले इसलिए है एक नई बिगड़ी करने के लिए है। अब जहां तक दफा 370 का ताल्लुक है, आपके पैनल में सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आप दफा 370 को खोल कर पढ़ें, उसमें लिखा है कि दफा 370 रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला
जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली करेगी और फिर वो राष्ट्रपति उसमें दस्तखत कर देंगे। 14 जुलाई, और ये तारीख नोट कीजिए कि 14 जुलाई 1954 में जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली ने मुतफिका तौर पे यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया कि दफा 370 जिस हालत में है इसी हालत में हमेशा रहेगा। इसलिए ये सवाल पैदा होना कि ये अब खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर पार्लियामेंट में बहस होगी तो हमसे बड़े बड़े इल्म रखने वाले, कानून जानने वाले लोग आपको बता देंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये नहीं बदला जा सकता। लेकिन जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो कहा है कि अगर 370 को खत्म करेंगे तो हिंदुस्तान से रिश्ता खत्म हो जाएगा, शायद उन्हें किसी का अपने किसी एडवाइजर ने ये बात बताई होगी कि दफा 370 में एक सेक्शन है जिस सेक्शन में बताया गया है कि हिंदुस्तान के, हमारे देश के आईन का आर्टिकल 1 वो दफा 370 के जरिए कश्मीर पर लागू हुआ है। अब मैं जरा देसी जबान में समझाऊंगा उसका क्या मतलब है। हमारा जो आईन है इसका पहला जो आर्टिकल है वो बताता है कि सारे हिंदुस्तान में कितनी रियासतें हैं, उनमें एक रियासत है जिसका नाम जम्मू कश्मीर है। तो ये जो आर्टिकल 1 है ये लागू नहीं किया गया था जम्मू कश्मीर पर। जब 370 को पास किया गया उस वक्त 370 के जरिए आर्टिकल 1 को भी जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया, यानी दफा 370 के जरिए ही जम्मू कश्मीर को भारत देश का एक हिस्सा बताया गया। शायद इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब डर गए होंगे या वो खुश होंगे, मुझे नहीं मालूम वो खुश हैं या डर गए हैं या वो इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हैं जब वो ये कहते हैं कि अगर 370 को खत्म करेंगे तो आर्टिकल 1 भी खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। मेरी बड़ी गुजारिश है इस सिलसिले में कि मोदी जी ने जो बात कही है कि दफा 370 पर देश में बहस होनी चाहिए, मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट पर इस पर बहस की जाए, अटॉर्नी जनरल से भी इसका ओपिनियन लिया जाए। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े जानने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो उनसे भी राय ली जाए और पार्लियामेंट को आगाह किया जाए और आपको तब ये शायद इस बात पर यकीन होगा कि दफा 370 जो है ये एक फंडामेंटल फीचर है। और केशवानंदन भारती के में सुप्रीम कोर्ट पे खुद फैसला किया है कि भारत के संविधान का जो फंडामेंटल फीचर है उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि दफा 370 अगर रहता भी है तो भारत देश के किसी शहरी को नुकसान नहीं होता। और अगर पार्लियामेंट में ये बहस बीजेपी नेता कहते हैं, हम साबित कर देंगे, बीजेपी नेता कहते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर का विकास नहीं होता, विकास नहीं होता सर। देखिए ये हम असेंबली पार्लियामेंट पे साबित कर देंगे कि जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से विकास के लिए सारे मुल्क से फंड्स होते हैं और ये भारत देश के खिलाफ इल्जाम है कि क्योंकि दफा 370 है इसलिए भारत देश इनको विकास के लिए पैसे नहीं देता। मिसाल के तौर पर मैं लॉ मिनिस्टर भी रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर भी रहा हूं। आप कानून की किताब खोल कर देख लीजिए, विकास के लिए क्या चाहिए। जम्मू कश्मीर की में जमीन मिलनी चाहिए, वो कानून में बदलाव लाया गया है, जम्मू कश्मीर के कानून बदला गया है। हमारे देश का कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, डेवलपमेंट लगाने के लिए जम्मू कश्मीर की जमीन ले सकता है और वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस किस्म का ये जो प्रोपेगेंडा है भारत देश के खिलाफ, ये कोई और देश करे तो समझ में आता है, लेकिन हम भारत में रहने वाले लोग
खुद भारत देश के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करे कि वो वहां विकास नहीं करता क्योंकि 370 है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। जम्मू कश्मीर में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कारोबार करने वाला वहां जमीन ले सकता है और कारोबार कर सकता है, इंडस्ट्रीज को लगा सकता है। ठीक है, नलिन कोहली क्या कहेंगे इस पर आप? कोई भी जा सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है? वो विषय नहीं है। 3 विषय है यहां पर, तीनों को अलग कर देना चाहिए। पहला एक विषय है एक्सेशन को लेके, और जो उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि वो रिवर्स हो सकता है। दूसरा विषय है आर्टिकल 370 को लेके और क्या उससे फायदा हुआ, बहस होनी चाहिए, ये दूसरा विषय है। और तीसरा विषय है राजनीतिक, कि उमर अब्दुल्ला जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं आखिरी से स्टार्ट करता हूं। इस चुनाव में करारी हाल हुई है। उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को 10-11% वोट मिले, 6 के 6 सीट हारे हैं वो बुरी तरह से। तो कहीं ना कहीं वो भी यूपीए के पार्ट रहे हैं 6 साल में। जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जितने विषय हैं उसमें उनकी भी भागीदारी रही है, और हो सकता है कि वो इसे राजनीतिक रूप से अपने आप को खड़ा करने के लिए या अपना डाइवर्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जहां तक एक्सेशन की बात है, एक विषय है, उसको जरा हम समझ लें, 1 मिनट ही लगेगा। इसमें एक्सेशन, जी धन्यवाद, मैं आगे बढ़ाऊं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, एक्सेशन के ऊपर में 3-4 विषय हम बहुत आसानी से समझ लें। पहला विषय क्या है कि इस आर्टिकल के ऊपर ही लिखा हुआ था कि टेम्पररी प्रोविजंस विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका हेडिंग ये था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसकी कल्पना एक टेम्पररी प्रोविजन की थी। अब 3 आर्टिकल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को लेके कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात है, जब जम्मू एंड कश्मीर के आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, उसके प्रियम्बल में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया देयर ऑफ एंड टू सिक्योर, मतलब स्पष्ट लिखा, प्रियम्बल में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया देयर ऑफ एंड टू सिक्योर, मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यह कहना कि एक्सेशन जो है एक सॉर्ट ऑफ कंडीशनल बात थी, वो यहां पर भी नकार जाती है, क्योंकि ये स्पष्ट जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है। आगे जब आप बढ़ते हैं, सेक्शन 3 जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें लिखा है रिलेशनशिप क्या होगा रेस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में। वहां पर भी लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शाल बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये एक्सेशन की बात में जो उमर अब्दुल्ला बार बार कहते हैं, ये मुझे लगता है डिबेट को डाइवर्ट करता है। अब आ जाते हैं विषय जो 370 की है। इस पर हम लोगों ने क्या कहा है, मोदी जी ने भी कहा था अपने भाषण में। प्रश्न बड़ा सिंपल है कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी इससे फायदा हुआ है या नहीं। और जो उस समय भी उठाए गए जो प्रश्न उठते हैं, जैसे महिलाओं के अधिकार, कि क्या जब महिला जम्मू कश्मीर की शादी करती हैं, क्या वो डिनाई नहीं हो जाती अपने राइट्स में, उनके बच्चों को राइट्स नहीं मिलते वहां, एजुकेशनल भी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, सर्व शिक्षा अभियान हो। तो इसकी चर्चा जो थी एक सार्थक चर्चा के रूप में है। उमर अब्दुल्ला जी जहां तक है वो इन सबको मिश्रित कर रहे हैं, और जो उन्होंने आज अपनी ट्वीट रख रही है, ये बहुत एक किस्म से कंडेमनेबल मैं वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज है नहीं उसको किया है, और अपनी राजनीतिक विफलताओं को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं इस विषय को उठाया। ठीक है नलिन। राशिद अल्वी साहब, आप सहमत हैं नलिन कोहली से? ये मैं देखिए, हाँ मैं एक बात बताऊं, नलिन कोहली से सहमत हूं कि नहीं, ये एक अलहदा सवाल है। मुझे इससे काफी हद तक इत्फाक है, क्योंकि ये तीनों सीटें हार चुके हैं, शायद उस वजह से ये इसका फायदा उठाना चाहें। बाकी ये सवालात जो हैं वो उमर अब्दुल्ला को जवाब देने चाहिए, हमें तो उसके जवाब देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। राशिद अल्वी साहब। हाँ, मैं बोलूं, इजाजत हो तो आपकी? जी बिल्कुल। बेग साहब बोलने लग गए थे एकाएक, इसलिए आपके ही पास आ रहा था।
देखिए, मैं कहूंगा कि 370 एक बहुत सेंसिटिव इशू है। भारतीय जनता पार्टी इस इशू को हमेशा देश के अंदर हालात खराब करने के लिए उठाती। मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, अगर 370 एलिमिनेट करना है, 370 को पढ़िए और कश्मीर की असेंबली से पूछ लीजिए कि भाई आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बगैर वहां की विधानसभा के कुछ नहीं किया जा सकता है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, लेकिन बीजेपी को समझना चाहिए कि कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के रहने वाले लोग भी अटूट हिस्सा हैं। सिर्फ दरो दीवार का नाम कश्मीर नहीं है, उस जमीन का नाम कश्मीर नहीं है। कश्मीर के रहने वाले लोग ही हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। आप अगर कोई अच्छी बात सोच रहे हैं कि 370 को एलिमिनेट कर दिया जाए, उसे डिलीट कर दिया जाए, कश्मीर के लोगों से पूछ लीजिए उनकी क्या राय है। वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। उनकी राय की इज्जत होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बीजेपी के लोगों सिर्फ 370 नहीं है, 371 भी है। नागालैंड के अंदर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती उनके लोकल लॉज के खिलाफ। अरुणाचल प्रदेश के लिए अलहदा लॉज हैं। सारे नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल स्टेटस है। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, अकेले 370 की बात क्यों करते। मैंने कभी नहीं सुना बीजेपी के मुंह से कि 371 की भी बात करते हो। सिर्फ 370 की बात करते हैं। और अभी नई नई सरकार बनी है, ऐसा मौका मत दीजिए कि आपको क्रिटिसाइज करना पड़े। सरकार चलाइए तो सही, अभी तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता क्या। आप शुरू में कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं। 370 आप पार्लियामेंट के अंदर आपके पास मेजॉरिटी है राज्यसभा में। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड अगर करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। राज्यसभा में तो आपके पास मेजॉरिटी भी नहीं है, आप कैसे करेंगे। जिस मंत्री साहब ने यह बयान दिया उन्हें बताइए ये बात कि कानून कैसे बनता है पार्लियामेंट के अंदर। पहले अपनी 2/3 मेजॉरिटी तो कीजिए, लेकिन आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। आप तो इस देश के अंदर ऐसा मुद्दा पैदा करना चाहते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। यही आपकी राजनीति है। ठीक है, ठीक है। मैं सोचता था कि आपके हाथों में सरकार आई है, आप इस तरीके की कंट्रोवर्सी को अवॉइड करेंगे, इस तरीके के मुद्दों को अवॉइड करेंगे। मैं कुछ कहना चाहूंगा नलिन, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी भी हैं, प्रभु चावला भी हैं, राजीव तुली जी भी हैं, सभी लोग हैं जिन्होंने बोला नहीं अभी तक। मैं जानता हूं एक मिनट में प्रेम शुक्ला जी के पास चला जाऊं। 1 मिनट के लिए रिलेटेड है, 1 मिनट के लिए मैं राजीव शुक्ला रिलेटेड है, क्योंकि मैं पॉइंट का जवाब देना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी प्रेम जी से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, प्रेम जी मैं बात एक रख दूं जी। नलिन, मैं 1 मिनट में आपके पास आता हूं। क्या ये सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए प्रेम शुक्ला जी? दरअसल अनुच्छेद 370 की जो कंट्रोवर्सी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जनरेट कर दी। 1949 में जब अनुच्छेद 370 को संविधान में लिखे जाने की बात हुई तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने शेख अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद इस अनुच्छेद को ड्राफ्ट करने से साफ इनकार कर दिया। ये इतिहास है। तब जो है गोपाल स्वामी आयंगर को विशेष करके कैबिनेट में बिना विभाग का मंत्री बनाकर लाया गया और इस अनुच्छेद की ड्राफ्टिंग कराई गई। उसमें आप कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में जो है बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था और धारा 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है, उसके कारण जो कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन नहीं है। जिस तरह से ये बातें करो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साफ शब्दों में कह रहे थे कि आप ये जो कर रहे हैं ये परमानेंट हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, हमारे देश की संप्रभुता के लिए एक जख्म दे रहे हैं। और आज जिस तरह की बात की है उमर अब्दुल्ला ने, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो आशंकाएं थी उन आशंकाओं को प्रमाणित किया है। अभी ये कहने लगे हैं कि अनुच्छेद 370 ही वो ब्रिज है जो कश्मीर और भारत के बीच में है।
साहब हमारे देश में विलय जो है राजा हरि सिंह ने जब करने की विलय पत्र की बात की, जब हमने वहां पर सैनिक एक्शन लिया तब तो ये धारा 370 थी ही नहीं। तो हम जो हैं, जो हमारा संप्रभु अंग, हमारी संप्रभु सरकार का संप्रभु देश का अंग नहीं था, वहां पर हम जब सैन्य कार्रवाई कर रहे थे तब क्या हम किसी विदेशी भूमि पर कर रहे थे? हम जब यूनाइटेड नेशंस में जा रहे थे तो क्या हम किसी विदेशी भूमि पर जा रहे थे? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो बहुत स्पष्ट है। और अभी बात जो है, हम कोई अनुच्छेद 370 जो है खत्म करने की कोई प्रक्रिया नहीं प्रारंभ हुई है, सिर्फ इतनी सी बात कह दी गई कि इस पर बहस होनी चाहिए कि इससे जम्मू एवं कश्मीर को लाभ हुआ है या हमारी सुरक्षा प्रणाली को किसी प्रकार का संकट है या हमारी संप्रभुता के लिए ये चुनौती है। अगर एक बहस हो तो इस लोकतांत्रिक विमर्श में उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि उन्होंने सिर्फ जितेंद्र सिंह ने विमर्श की बात की, और जितेंद्र सिंह है कौन? जो उधमपुर से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर का जो हिस्सा है वहां का एक जनप्रतिनिधि अनुच्छेद 370 पर चर्चा की बात करता है और मुख्यमंत्री तत्काल धमकी देता है कि ये देश, जम्मू एवं कश्मीर इस देश से टूट जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इस पर तो मैं कांग्रेस से उम्मीद करता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो शेख अब्दुल्ला के मित्र होकर भी, उनके लिए किसी जमाने में गिरफ्तारी देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी जो है जब देश से अलग करने की बात की तो शेख अब्दुल्ला को जेल में ठूंस दिया था। आप कम से कम एक ढंग का बयान तो दें। इसको आप सांप्रदायिक मुद्दों से क्यों जोड़ रहे हैं? ये देश की संप्रभुता का प्रश्न है। इस संप्रभुता के प्रश्न में हम जानते हैं कश्मीरियत और इंसानियत को, हम कश्मीरियत इंसानियत ये मानते हैं, लेकिन वहां जिस तरह की हैवानियत चल रही है, अगर उसमें धारा 370 भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो तो विमर्श करने में क्या चले जा रहा है? प्रभु, ये सिर्फ विमर्श तक ही सीमित है या इसके पीछे संघ का कोई अघोषित एजेंडा है? ये संघ का कंसिस्टेंसी है इसके ऊपर। संघ के बारे में अगर आप कंट्रोवर्सी खड़ी करें तो किसी बनता नहीं, क्योंकि 1952 से लेकर के अभी तक इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि एक 370 विशेष धारा क्यों लगे। इसलिए वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, उनका वहां पर देहांत हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं उनके ऊपर, क्यों हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, वो दूसरा विषय है। पर सवाल ये उठता है कि अभी मेरे मित्र जो है मुजफ्फर बेग साहब कह रहे थे कि प्रॉपर्टी खरीदने की सब परमिशन है, सब कुछ है, तो 370 की जरूरत क्या है? मेरे को समझ नहीं आता उससे सेंटिमेंटल क्या कनेक्शन लोगों का, कि जब 370 के अंतर्गत जो बीजेपी वाले सवाल उठाते हैं कि वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, वहां का विकास नहीं हो सकता, उससे कारण कुछ और भी हो सकते हैं। और ये बार बार मैं एक शब्द का, क्योंकि इन्होंने किस मतलब से कहा, मैं मुजफ्फर बेग से माफी चाहूंगा अगर उठा रहा हूं सवाल को, कि भारत देश के लोग नहीं देते। ये भारत देश एक शब्द जो है कई बार आपके यहाँ प्रयोग होता है, जिसे कई बार हमारे जैसे लोगों के लिए भी आता है कि भारत देश क्यों कहते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट का ये समझ में आता है कि भारत देश के लोग जम्मू एंड कश्मीर को पैसा नहीं देते। ये शब्द कई बार ऑफेंसिव हो जाता है, उसका मतलब आप नहीं होगा, मैं समझता हूं कि आप नहीं कहना चाहते जो मैं सुन रहा हूं, परंतु भारत, मैं जब भी कश्मीर में जाता हूं भारत, इंडिया, मतलब इंडिया क्या, आप भी तो इंडियन हैं, जैसे आप, मैं आपके ऊपर पूरा मेरा भरोसा, आप हमसे ज्यादा इंडियन हैं जितने की होने चाहिए, पर 370 की जरूरत क्यों है मेरे को ये समझ नहीं आता। क्योंकि गोपाला स्वामी अयंगार, क्योंकि उस पर मिनिस्टर बने थे, उनकी डिबेट जो अभी उठाई है अपने शुक्ला जी ने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू उस जमाने के अंदर अमेरिका चले गए थे, तो सरदार पटेल यहाँ पर ऑफिशिएट कर रहे थे, उनके ऊपर झगड़े के अंदर डिस्कशन हुआ, उसके सरदार पटेल ने उसके अंदर इंटरवेंशन करने की कोशिश की, परंतु इसकी जरूरत नहीं थी। संघ का एजेंडा इसलिए कि कोई भी 371 भी हटना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति कहते भारत के अंदर सिर्फ एक कानून होना चाहिए जो सबके ऊपर लागू होता है, हर प्रदेश की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करें, उनके रूल के चले, चाहे नागालैंड के लोग हों, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हों, सारा एक यूनियन ऑफ इंडिया जो है, सबकी कल्चरल यूनिटी, जैसे इनकी एक नारा है, भारत की विशेषता विभिन्नता में एकता, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होनी चाहिए। पर इसको एक इश्यू बुला लेना पॉलिटिकल को, 370 की जरूरत क्या, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वहां बननी चाहिए, कि उसके अंदर ये कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी वो फैसला करेगी। अगर भारत का संविधान 125 बार बदल सकता है, क्या कोई ऐसी चीज है कि कास्ट इन आयरन है कि उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते? जरूरत के हिसाब से अगर चेंज करने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इसके ऊपर एजेंडे के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, तो डिबेट होनी चाहिए। इसको कम्युनल एजेंडा बनाने की क्या जरूरत है? अगर वहां की जनता सब मिलकर के, क्योंकि वो चुनकर के आए हैं, वहां पर उनके लोगों ने चुना है, उनको मत रखने का अधिकार है,
उसको इश्यू बनाना, पोलराइज करना, दोनों तरह से मेरे को लगता है कि गलत है, कि नहीं बनना चाहिए। भारत के हर संविधान के हर आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि जो संविधान 1948 के अंदर बनना शुरू हुआ, 1950 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद 125 बार उसमें परिवर्तन हुआ, 126 बार ही हो जाएगा, 150 बार भी हो जाएगा। जैसे जैसे सामान बदलता चला जाएगा, उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला को इस तरह का स्टेटमेंट देना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ शुक्ला जी की बात से कि इस तरह का स्टेटमेंट देना 370 रह जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा, ये खतरनाक स्टेटमेंट है। इलेक्शन के लिए हो सकता है, मैं एक भाई से सहमत हूँ इस बार के इलेक्शन के, पर इस तरह का स्टेटमेंट देने से देश के अंदर विभाजन की, टुकड़े के होने की बात पर धमकी देना वो गलत है। साफ नहीं आ रही। बिल्कुल प्रभु, सवाल ये उठता है कि क्या धारा 370 पर बहस चाहता है या फिर उससे आगे की कार्रवाई मोदी सरकार? इसी पर हमारी बड़ी बहस जारी है। क्या संघ का एजेंडा है ये? क्या संघ इस एजेंडे को परस्यू करेगा? लेकिन हम चलेंगे सीधे राजीव तुली जी के पास। राजीव तुली जी, क्या संघ का एजेंडा है? जैसे अभी प्रभु जी ने बोला, 1952 से ही, जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, तभी से संघ और जनसंघ दोनों का एजेंडा है। आप भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़िए ना, उसमें धारा 370 के विषय में इस बार के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। और इसमें एक विषय पर जो इतने लंबे समय से देश को कष्ट दे रहा है, उस पर यदि बहस की बात शुरू करने की बात आती है तो उस पर भी इतना बवाल है। ये क्यों है, ये समझ में नहीं आता है। मुजफ्फर बेग साहब ने अपनी बात रखी, प्रेम शुक्ला जी ने कुछ बातें आगे बढ़ाई, परंतु सबसे आश्चर्यजनक जो इस सारे में रवैया है वो कांग्रेस का लगता है। आपको एक विषय पर बहस करने में भी समस्या है क्या? आप उस पर बहस के लिए तो आइए, आप उस पर तथ्यात्मक रूप से बैठ करके बात तो कीजिए। केवल इतना ही तो विषय आया है अभी कि इस पर बहस की जाए कि ये उस प्रदेश और भारत के लिए या भारत के उस प्रदेश के लिए ये जो धारा है 370 होगी, 371 होगी, ये ठीक है या नहीं है। यदि बहस होगी तो उसमें जो उस प्रदेश के से चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनकी बात भी सुनी जाएगी और उन्हीं में से एक ने अपनी बात कही है। आज अगर थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे तो 130 कानून भारत के ऐसे हैं जो शेष भारत में है परंतु जम्मू कश्मीर में नहीं है। और जम्मू कश्मीर को भी समझने के लिए केवल कश्मीर के 4, 5, 6 जिलों को ध्यान में रखकर पूरा जम्मू आप छोड़ देंगे, पूरा लेह लद्दाख आप छोड़ देंगे, उनके विषय में समग्र चिंतन नहीं करेंगे तो इससे चलेगा क्या? देश इसी प्रकार चलेगा क्या? देश के प्रत्येक हिस्से के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कोई अलग कानून बना देंगे? और एक बात एक छोटी सी और जोड़ने की है। परिवार के बुजुर्गों ने एक कुआं खोदा, उस कुएं का पानी यदि गंदा भी हो गया तो उस पर एक विश्लेषण तो होना चाहिए कि पानी पीना ठीक है या नहीं। और वो पानी अगर ठीक नहीं है तो उसको बदलने में आपत्ति क्या है? आप बहस पर आइए, आप उस पर चर्चा तो होना चाहिए कि पानी पीना ठीक है या नहीं। और वो पानी अगर ठीक नहीं है तो उसको बदलने में आपत्ति क्या है? आप बहस पर आइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, खुले मन से चर्चा कीजिए और उसके बाद पूरे देश की समझ में जो बात आए उसको उस पर जमीन पर ले जाकर के इम्प्लीमेंट करिए। आरटीआई वहां नहीं चलती है, आरटीई नहीं चलती है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं चलता है। वुमेन का जब महिला सशक्तिकरण और महिला का विषय आता है तो स्टेट सब्जेक्ट से यदि बाहर जाकर के महिला विवाह करती है तो वहां की जो असेंबली है वो उस पर बिल पास कर देती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहेगी। तो आप इन सब बातों से, मेरे को एक बहुत छोटा सा उदाहरण ध्यान में आता है व्यक्तिगत रूप से। अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली के एक अस्पताल में गया तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय था कि बहुत अधिक जो डॉक्टर्स थे वहां पर वो सब जम्मू कश्मीर के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आए हुए थे उस कॉलेज में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या विषय, आप जम्मू कश्मीर में वहां सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, आपको मौका नहीं मिलता या क्या विषय? उनका स्पष्ट कहना था कि प्रदेश की जो स्थिति है उसके कारण से वहां के मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स, अच्छे पढ़ाने वाले डॉक्टर शेष भारत से नहीं जाते हैं। तो आप इन सब बातों पर उतरिए, इन सब बातों पर बात कीजिए, इन सब बातों पर चर्चा कीजिए और उस चर्चा में से जो निकले उसको सारा देश एक स्वर में स्वीकार करे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, देश की अखंडता और संप्रभुता का विषय है। और देश की अखंडता संप्रभुता का विषय भाव से नहीं, भावात्मक रूप से बह करके नहीं होगा। कुछ तथ्यों पर उसको कसना पड़ेगा, कुछ कसौटियां बनानी पड़ेंगी, उस पर आकर के आपको चर्चा करनी पड़ेगी और उस चर्चा का जो परिणाम निकलेगा
उसको आप पूरा देश उसको सहज स्वीकार करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तुली साहब, मुजफ्फर बेग साहब से पूछता हूं। मुजफ्फर बेग साहब, आपकी पार्टी को तो इस चर्चा से कोई आपत्ति नहीं है? हेलो जी, आपकी पार्टी को तो इस चर्चा से कोई आपत्ति नहीं है? हेलो बेग साहब, आपकी पार्टी को तो इस चर्चा से कोई आपत्ति नहीं है ना? आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूं। मैंने पिछले 20 मिनट में सुन ही नहीं रहा हूं कि ये मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है, और मैं एक शख्स हूं जो सुन भी नहीं रहा हूं कि वहां पर क्या बातचीत हो रही है। मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। वो दोबारा करूंगा कि क्या ये पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया था कि आर्टिकल 370 के मुताबिक 14 जुलाई 1954 के बाद ये परमानेंट फीचर बन गया, इसीलिए उस वक्त तक इसे टेम्परेरी लिखा गया था। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के लिए क्या अच्छा है, ये बुरा है, क्या बुरा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों पर छोड़ दीजिए, जिसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के लोग हैं, वो देखेंगे उनके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। लेकिन चर्चा में क्या बुराई है? सवाल है, लेकिन चर्चा में क्या बुराई है? वो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए, ये झगड़े खड़े ही नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए ये झगड़े खड़े किए जा रहे हैं। असेंबली का इलेक्शन होने वाला है, मैं प्रार्थना करता हूं ये झगड़े छोड़ दीजिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग एक अच्छी सरकार चुन सके। इन झगड़ों से वहां पर लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बाइकआउट करते हैं। हम कहते हैं कि आप उमर साहब को भी समझाइए, हम भी लोगों को समझाएंगे, इन झगड़ों में ना पड़िए कि ये कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अलबत्ता 370 पर जो बहस की बात की है मोदी जी ने, मैं उसको वेलकम करता हूं। पार्लियामेंट में उस पर बहस होनी चाहिए। आपने कहा पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। राशिद अल्वी साहब, पीडीपी पार्लियामेंट में बहस को तैयार है क्या? कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 पर बहस को पार्लियामेंट में तैयार है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी बहस के लिए तैयार रहती है। हमने कभी नहीं कहा कि 370 पे बहस नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहस होनी चाहिए, बिल्कुल बहस होनी चाहिए, लेकिन ये बहस बीजेपी और आरएसएस के अंदर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। ये बहस कश्मीर के अंदर होनी चाहिए। कश्मीर के लोगों से पूछिए, कश्मीर के लोगों का क्या फायदा उनको है, क्या नुकसान उनको है 370 से। ये सबसे बड़ा फैसला उनका फैसला है। मैंने अभी पहले भी कहा था, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, लेकिन वो धरती सिर्फ नहीं है, उस धरती पर रहने वाले लोग भी अटूट हिस्सा हैं। उनके जज्बात, उनकी सोच, उनका विचार, उनकी तकलीफ, उनका सुख, अगर ये नहीं सोचेंगे तो कैसे आप कहेंगे कि वो हमारा अटूट हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं मशवरा दूंगा, अभी तो महंगाई कम करनी है आपको, पेट्रोल डीजल की कीमत घटानी है, काला पैसा विदेश से बाहर लाना है, आतंक को खत्म करना है। इतने सारे मुद्दे हैं। जब ये सब कर चुके तब 370 की बात कीजिए ना। आप इन तमाम मुद्दों को अगर 370 में आप इतने खो देना चाहते हैं लेकिन और खत्म कर देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको संभालिए, उन मसाइल को हल कीजिए, उन परेशानियों को दूर कीजिए जो आपने वादे किए। उसके बाद 370 पे अगर आप बहस करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, कश्मीर की असेंबली में, हर जगह बहस कराइए, कौन मना कर रहा है। और बहस से जो कुछ निकले बिल्कुल उस पर अमल कीजिए, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। दीपक, मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। 370 की क्योंकि इन्होंने कुछ मशवरा दिया है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं। दोनों ने, मेरे को लगता है दोनों ने जवाब नहीं दिया। 370 की जरूरत क्या है, 370 की मेरे को समझ नहीं आता जरूरत क्या है, उसमें क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपने सेंटिमेंटल हो रहे हैं। 370 होनी चाहिए। जब प्रॉपर्टी मैं खरीद सकता हूँ वहां पर, पता नहीं मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं सकता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बेग साहब कह रहे हैं तो मैं उनकी बात मान सकता हूँ कि वहां पर खरीद सकता हूँ। अगर ये सब चीजें हैं तो फिर हटाने की जरूरत क्या है उसकी।
आप इसके बारे में मेरे को बता, एक बार मैं अनएजुकेटेड हूँ, इलिटरेट है इस मामले में कि 370 की जरूरत क्यों है वहां पर? राशिद अल्वी साहब जी, क्या पूछिए? 370 की जरूरत क्यों है वहां पर? मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रभु चावला साहब, ये सवाल कश्मीरियों से पूछिए। नहीं, कश्मीरियों के मैं कश्मीरियों से पूछिए कि कश्मीरी साहब को 370 की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्यों जरूरत है? अगर कश्मीर के लोगों को 370 की जरूरत नहीं है, राशिद अल्वी साहब, आप कश्मीर को देश का हिस्सा मानते हैं तो देश के नागरिक होने के नाते आप बताइए ना क्यों जरूरत है 370 की? यही सवाल के लोग तो बताएंगे ही अपनी बात। राजीव अली साहब, यही सवाल बेग साहब से पूछ लेते हैं। बेग साहब, आखिरकार धारा 370 की जरूरत क्यों है वहां पर? देखिए, ऑडियो का प्रॉब्लम है। आवाज में कुछ नहीं आ रही, तो इसका मतलब चलिए, आपको आवाज नहीं आ रही। राशिद अल्वी साहब, नहीं, राशिद अल्वी साहब बार बार ये कह रहे कि उनसे पूछिए। कल को आप कहेंगे तमिलनाडु से पूछिए, कल को आप कहेंगे किसी और प्रदेश से पूछिए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नागालैंड वालों से पूछिए। भारत एक देश है, भारत के एक संविधान होना चाहिए, उसमें सबकी कल्चरल आइडेंटिटी को मान करके चलना चाहिए कि उनकी प्रोटेक्ट करना है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं हैं, क्योंकि अपने आप लोग जो सत्ता में थे या बीजेपी का ये चार्ज है कि आप अपने आप को कांग्रेस का प्रधानमंत्री मानते थे, देश का नहीं मानते थे, या जम्मू कश्मीर का मानते थे। ये चार्ज गलत भी हो सकता है, पर सवाल ये है कि 370 ये होना चाहिए भारतीय नागरिक के नाते। ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारतवर्ष का, उसके अंदर कोई भी कानून, चाहे नागालैंड हो चाहे जो आपने सवाल उठाया, ठीक बात उठा रहा है। बीजेपी वाले 371 क्यों नहीं उठाते? उठाना चाहिए उनको। मैं नागरिक के नाते उठा रहा हूं इस बात को। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है। अरे भाई, मुझे जवाब तो देने दीजिए। राशिद अल्वी जी, आपसे जवाब दूंगा मैं इस ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद बहुत देर से ब्रेक अटका पड़ा है, इस ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी चलूंगा। और राशिद अल्वी साहब, एक सवाल मेरा भी कि पूरे देश में कानून क्यों नहीं लागू होना चाहिए? पूरे देश के अंदर एक कानून बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, संविधान का 371 भी पढ़िए ना। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कभी 371 की बात सुनी है आपने? नागालैंड के अंदर जो नागास के पुश्तैनियों के कानून है, पुराने कानून है, जो उन्होंने अपने आप बनाए हैं, वो आप नहीं बदल सकते, वो संविधान नहीं बदल सकता। मुझे इसमें कोई एतराज भी नहीं है। ये देश पुराने कानून है जो उन्होंने अपने आप बनाए हैं, वो आप नहीं बदल सकते, वो संविधान नहीं बदल सकता। मुझे इसमें कोई एतराज भी नहीं है। ये देश बहुत बड़ा देश है, देश के हर इलाके में अलग-अलग समस्याएं हैं। अगर आप उन्हें अपना भाई समझते हैं तो उनकी समस्याओं को समझिए, उनकी समस्याओं को समझ के उनका हल निकालिए। आप दिल्ली में बैठ के 370 खत्म करना चाहते हैं, आप कश्मीर जाइए ना, वहां के लोगों से बातचीत कीजिए, उन्हें समझाइए आप जाके 371 का क्या फायदा है, क्या नुकसान। वहां के जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट का मेंबर जो चुना है, अभी एक हफ्ता नहीं हुए चुने हुए, वो तो बयान दे रहे हैं। असेंबली के मेंबर से जाके बात कीजिए, जो चुने हुए लोग हैं, कि आप क्या चाहते हैं। अगर वो सारे लोग चाहते हैं तो बिल्कुल आपको कदम उठाना चाहिए। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ आदमी ये समझता है कि मैं ही सबसे ज्यादा भारतीय हूं, मुझसे ज्यादा देशभक्त कोई नहीं है, और मैं जो सोचता हूं वो सही सोचता हूं। ये देश को तोड़ने वाली सोच हो सकती है, जोड़ने वाली नहीं हो सकती है। पंडित नेहरू पे सवाल खड़े करेंगे, दूसरे नेताओं पे खड़े करेंगे, जिन लोगों ने सारी उम्र जेल के अंदर काटी, इस देश को आजाद कराया, उन्होंने गलती की, और आज आजाद देश में आपको बोलने का मौका है। आप सही हैं, आप देशभक्त हैं, नहीं, आप जो चाहते हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। कहे हुए ऐसी सोच और ऐसा विचार मैं कुछ कहूं, ये क्या कोई चुनावी भाषण हो रहा है या कोई मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा। नलिन, राशिद भाई क्या क्या पॉइंट्स ला रहे हैं, हमें भी कुछ बोलने का अधिकार है। नलिन बोलिए। नलिन, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। भाई ऐसा है, राशिद भाई ने हर चीज कर दी इस डिबेट में, मशवरा भी दे दिया है। शुरू से आप 1947 से लेके नागालैंड तक गए, दो चार बातें हम भी सुना ले।
मशवरा जो उन्होंने कहा कि हमें सरकार दी गई है, हमें मेजॉरिटी दी गई है, क्रिटिसिज्म की जगह, इस सब की जगह काम करे। अपने आप प्रवक्ताओं को और पार्टी के नेतृत्व को पहले मशवरा दीजिए। 24 घंटे नहीं हुए सरकार को और कई विषय पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गए हैं। दूसरी बात इन्होंने जो कही है कि देश में सार्थक सोच रखनी चाहिए, इनकी विभाजित सोच हमेशा रही है। कहते वहां जाइए। कहां पर किसी ने भी कहा है कि हम जो एक सार्थक विषय पर या चर्चा करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स नहीं इन्वॉल्व होंगे। तीसरी बात इन्होंने जो बात कही है पंडित नेहरू को लेके, तो आज मुझे बताइए 7 दशक होने जा रहे हैं भारत को स्वतंत्र हुए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, 50 से अधिक साल जो है कांग्रेस रही है सत्ता में। तो क्या ये भी नहीं है एक रूप से इन लोगों तक, ये भारत के लोगों तक ये नहीं पहुंचनी चाहिए थी मूलभूत सुविधाएं? मशवरा देने से पहले अपने कार्यशैली को देखिए। आपने फिर बात कही डीजल के दामों को लेकर, पेट्रोल की दामों को लेकर, महंगाई को लेकर, यहां ये स्थिति क्यों आई है 10 साल में, इसके ऊपर में नहीं चर्चा होनी चाहिए? ये सब कहना राजनीतिक रूप से शोभा देता होगा। अब आ जाइए जम्मू एंड कश्मीर इस विषय के ऊपर में। मैंने अपने आपके सामने कई तथ्य रखे जो संवैधानिक रूप से है। हो सकता है कि हम लोग थोड़े वकील हो तो कोई पॉइंट ला रहे हैं। राशिद साहब ने पूरे डिस्कशन में एक कोई तथ्य ऐसे नहीं दिया, चाहे आर्टिकल 1 को लेके कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे आर्टिकल 3 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। 1954 की जो बात कर रहे हैं ये नेहरू जी और उनके बीच में 542 स्टेटों में कोई दिक्कत नहीं आई, जम्मू कश्मीर में आई, तो क्या ये नेहरू जी के सफलता का एक प्रमाण होगा? अब आप आ जाइए 1954 के इश्यू पर एक बात जाइए, और ये जम्मू एंड कश्मीर के क्लॉज 5 में लिखा हुआ है, द टर्म्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शैल नॉट बी वेरिड बाय एनी अमेंडमेंट टू द एक्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 unless such amendment is accepted by me. Who is the me? The me is Raja Hari ji of Jammu and Kashmir. 1954 में किस अधिकार से हुआ ये, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 2 लोगों ने तय कर दिया, क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को साइड करके? चर्चा जो मोदी जी ने शुरू की मात्र एक बात की थी, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 से फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ओमर अब्दुल्ला जी की बहन को भी क्या उतने ही अधिकार मिलते हैं जितने ओमर अब्दुल्ला जी को? उस विषय को लेकर घुमाकर पूरी दुनिया की बात हो रही है, लेकिन उस पर अभी तक राशिद जी कुछ नहीं बोले। चलिए मैं कुछ और कहूंगा। कंक्लूड करना है सर, कंक्लूडिंग कमेंट आपके। नहीं, सवाल है कि बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि चर्चा करें जम्मू एंड कश्मीर के लोग। जितेंद्र सिंह तो वहां से चुन करके आए हैं भाई, उन्होंने चर्चा शुरू की है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वो वहां के चुने हुए नुमाइंदे हैं, 2 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री को उन्होंने हराया है, तो वही चर्चा तो उन्होंने शुरू की। हम तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग भाषण दिए जा रहे हैं, हम तो भाषण के उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो वहां के प्रतिनिधि दे रहे हैं। हम तो उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आप भी वहां के प्रतिनिधि हैं, मैं भी नहीं हूं, इसलिए हम दोनों बहस क्यों कर रहे हैं सर? जब जितेंद्र सिंह ने कोई बात शुरू की है, उसका हक बनता है, लोगों ने उसको वोट दिया जीतने के लिए, तो उसकी अपनी चर्चा उठाने का उसका फंडामेंटल राइट बनता है। वो जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन है, उसने इश्यू को बात को उठाया। आप देश के बाहर के लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज सारा का सारा विषय इसलिए डिस्कस हुआ है क्योंकि ओमर अब्दुल्ला जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और जितेंद्र जी वहां से केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मुद्दे को छेड़ा है, तो हम उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। आप हमारी राष्ट्रीय के ऊपर सवाल उठाए, हम कौन होते सलाह देने वाले? ये तो भाई आपसे अपेक्षा मेरी नहीं थी, कम से कम राशिद भाई। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही। एक लास्ट बात कहूंगा, एक वाक्य भी राशिद भाई ने नहीं कहा है कि ओमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है। उनका जो ये कहना कि मार्क करिए मेरे ट्वीट को, मार्क करिए कि या तो जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा भाग या कुछ, इस प्रकार की सोच में एक कमेंट भी नहीं आई है कांग्रेस पार्टी से। राशिद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि तीनों सवाल आपकी तरफ हैं। मुझे कंक्लूड करना है। मेरा कहना है कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला क्या बयान देते हैं क्या नहीं देते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं कहता हूं कि कश्मीर अटूट हिस्सा है तो मैं सिर्फ कश्मीर धरती की बात नहीं करता, मैं कश्मीर के लोगों की बात नहीं करता। और वो कश्मीर के लोगों की सोच, उस सोच को हमें इज्जत देनी पड़ेगी। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने
2/3 मेजॉरिटी नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। इसका मतलब है कि देश के लोग ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता हमें देश को तो पहले एक साथ आगे लेके चलना होगा। आपकी राष्ट्रभक्ति देश के लोगों में नफरत के करीब चर्चा करने के लिए सबको 338 है ऑलरेडी एनडीए के, 338 जीत के आए हैं, बाकी उनको 10-15 और में 2/3 तो हो गई लोकसभा में। चलिए, इस बहस को मुझे यही रोकना पड़ेगा। बहस गर्म हुई, लेकिन बिल्कुल आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या 370 पर बहस देश में जरूरी है? हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, मेरी ये राय है। और हर मुद्दे पर बहस अगर होगी तो उससे देश के लोग शिक्षित ही होंगे, देश के लोगों को पता लगेगा कि आखिर वाकई में मुद्दा भी क्या है। और अगर धारा 370 या अनुच्छेद 370 में बहस होती है तो इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।